अब आगे अपन मूव करते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर सेंटेंस में मोर देन वन अगर आए तो इसके बाद हमें एशियन लिखना होता है, और एशियन होने की वजह से ही आप जो वर्ब लगाते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, आप जो वर्ब लगाते हो वो वर्ब आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। और अगर एक सेंटेंस ऐसा बनता है कि मोर आ जाए, उसके बाद एक पिशियन लिखना होता है हमें। अगर डायरेक्ट नाउन लिखना है, मैं इस पर बात करूंगा कैसे क्या करना है। अगर मोर आए और मोर के बाद पिशियन लिखा हुआ, उसके बाद देन लिखा हुआ हो, और देन के बाद फिर वन लिखा हुआ हो, तो आप ऐसे केसेस में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। समझे इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर मोर देन वन एक साथ है, मोर देन वन अगर एक साथ है, गुड मॉर्निंग राजू पटेल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सौरभ सिंह, जय हिंद भाई। अब देख लें यहाँ पे आप, ठीक है, आपको क्या बताया जा रहा है कि मोर देन वन अगर एक साथ आता हो, ठीक है, तो आपको जो नाउन रखना है वो नाउन कैसा रखना है, सिंगुलर, ठीक है, नाउन भी सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, अगर मोर देन वन एक साथ आए तो, ठीक है। लेकिन अगर स्प्लिट हो करके आए तो मोर के बाद जो आप नाउन लगाएंगे वो नाउन कैसा होगा, तो वो नाउन होगा प्लूरल, वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। और ये अगर प्लूरल हो गया, इसी वजह से आप जो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपको मैंने क्या बताया कि अगर मोर देन वन, अगर आपको नहीं ये चीज़ें याद रहती हैं तो आपको कैसे याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा मोर देन वन एक साथ बने, मोर देन वन अगर एक साथ आए, तो आपने क्या करना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन अगर मोर देन वन के बीच में, मोर के बाद और देन वन से पहले अगर पिशियन आया हुआ हो, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ पे क्या आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर्स कैसे होंगे। आपको जो बताया गया उसके अनुसार, आपको जो चीज़ें बताई गई, विच वन इज करेक्ट, पीपल हैज और भाई अभी ये पढ़ने वाले निखिल प्रतीक, बस ये हम पढ़ने वाले, जो आप क्वेश्चन कह रहे हो बस हम तुरंत पढ़ने वाले उस पर, ठीक है। तो अभी जो आपको बताया गया इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, और जब मैं कह दूं आपको कि आपका एक सिंटेक्स हो गया है तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे आप अभी कंफ्यूज हो कि व्हिच वन इज करेक्ट, पीपल हैज और पीपल हैव, मैं इस पे भी बातें करूंगा, ठीक है। अभी हम उस पर पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे इसमें बताएं कि फर्स्ट में क्या एरर है। तो आपको बताया गया कि जब मोर देन वन आ जाए एक साथ, जब मोर देन वन एक साथ आए तो आपको एशियन लगाना है, और एशियन के बाद आपको एस भी लगाना है। लेकिन जब मोर और देन वन को आप स्प्लिट कर देते हो, दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों के बीच में अगर आपको नाउन इस्तेमाल करना हो तो वो नाउन हमेशा एक प्लूरल होता है, और प्लूरल नाउन होने की वजह से आप हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप देखते हैं आंसर, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मोर देन वन एक साथ लिखा हुआ है, इसमें स्प्लिट नहीं किया गया। अगर इसे स्प्लिट नहीं किया गया, एक साथ लिखे गए, इकट्ठे लिखे गए हैं, तो आपको पता है कि इकट्ठे होने की वजह से आप इसके साथ क्या लिखते हैं, एशियन लिखते हैं। आप देख पा रहे हो क्या स्टूडेंट्स लिखा हुआ, क्या स्टूडेंट्स लिखना सही है, बिल्कुल ही गलत है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्टूडेंट करना होगा। सबसे पहली गलती ये है कि आपने क्या मोर देन वन स्टूडेंट
फिर इज आएगा या फिर आर आएगा। जैसे आपने देखा कि ये एससीएन है, एससीएन है, तो एससीएन होने की वजह से आप क्या लिखोगे, इज लिखोगे। फिर सेकंड है कि मोर देन वन को आपने क्या किया, स्प्लिट किया है, दोनों को आपने स्प्लिट किया। और स्प्लिट करने के बाद जब भी हम स्प्लिट करते हैं तो हमें जो बीच में लिखना होता है वो कैसा नाउन होता है, तो वो नाउन हमेशा ही प्लूरल होता है। अगर वो नाउन हमेशा ही प्लूरल होता है तो प्लूरल होने की वजह से ही आप सबसे पहले तो यहाँ स्टूडेंट्स करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स करेंगे। तो सबसे पहली गलती ये थी कि यहाँ पे आपने देखा कि स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था, स्टूडेंट्स। सबसे पहली गलती है। फिर दूसरी गलती इसमें ऑप्शन चॉइसेस हैं कि आपने यहाँ पे क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, इज आएगा या फिर आर आएगा। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स कर दिए, अगर ये पीसीएन है तो पीसीएन होने की वजह से ही हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ये स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की वजह से ही आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। समझ पाए ये? बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या क्या बताएगा, मोर देन वन अगर आए तो एक साथ अगर आता है तो उसके साथ आप एससीएन एसएस भी। अगर मोर और देन वन को अगर आप स्प्लिट करते हो, इसे भाई बंद कर दो, ठीक है, तो आप इसके बाद दोनों के बीच में आप क्या करते हो, पिस्टन करते हो। और पिस्टन होने की वजह से आप क्या करते हैं, पीएचवी करते हैं। ओके, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ताकि हम इससे आगे वाले पे मूव कर पाए। चलिए ओके। नेक्स्ट है कि आपको मैंने ये टेंस के दरमियान पढ़ाया भी, इसके प्रूफ भी मैंने दी थी कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ आपको ये चीज़ रटना होगा, और अगर आप टेंस में पढ़े होंगे, अगर याद हो चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ है। कि अगर सेंटेंस हाइपोथेटिकल हो और इमेजिनरी हो, अगर सेंटेंस आप लिख लो कि इन केस ऑफ hypothetical sentences, in case of hypothetical sentences we always use word in place of was। मैंने आपको टेंस के दरमियान बता रखा है कि हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते क्या हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते क्या हैं। अभी आपने क्या सीखना है कि मैंने क्या बताया कि इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के केस में आपको क्या करना है कि वर्ज के जगह पे आपको क्या लगाना होता है, वर। जैसे आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो टेंस में मैंने पढ़ाया है कि इफ आई वॉज और वर, आपको ऑप्शन दिया जाए, इफ आई वॉज और वर एंड इंजीनियर आई वुड रिपेयर योर फैन। ठीक है, और आपको इस तरीके से भी मैंने बताया था कि ओ डैट सी was और were alive। फिर मैंने ऐसा भी बताया कि she behaves me as if she was और were my मास्टर। फिर आप लिखना चाहो कि इफ सी, या फिर छोड़ो इतना सी, आप समझो ये 3 एग्जाम्पल से। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था आपको, अगर याद हो आपको जब टेंस पढ़ाया गया था उस टाइम मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कहाँ ये हाइपोथेटिकल, कहाँ इमेजिनरी क्या होता है, ये दो चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो तो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, वर्ड्स के जगह पे आपको वर लगाना है। हाइपोथेटिकल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इमेजिनरी, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है मैंने बता रखा है, ठीक है।
तो आप देखें कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि इफ आई वर एन इंजीनियर या इफ आई वॉज इंजीनियर, काश मैं एक इंजीनियर होता तो मैं आपके पंखे को रिपेयर कर देता, आपके पंखे की मरम्मत कर देता। यही कहना चाह रहा हूँ। इट मीन्स आप इंजीनियर नहीं हो। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इमेजिन कर रहे हो, और जब इमेजिन कर रहे हो तो इसको आप हाइपोथेटिकल कहते हो, और हाइपोथेटिकल होने की वजह से ही आपको वर्ज के जगह पे क्या लगाना पड़ता है, वर्ज की जगह पे आप क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वो डेट, ओ डेट की भी मीनिंग क्या होता है। वो डेट की मीनिंग की अगर बात करें तो इसकी हिंदी होती है काश। ठीक है। वो डेट की हिंदी क्या होती है, काश। ठीक है। तो काश वह जिंदा होती, इट मीन्स वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। यही तो कहना चाह रहे हो कि वो डैट सी वॉज और वर अलाइव, काश वह जिंदा होती, इट मीन्स वो मर चुकी है। और मरने के सेंस क्या है, मरने का सेंस क्या है, आप ये कहना चाह रहे हो कि वो अब जिंदा नहीं है, और वो जिंदा नहीं है तो आप चाह करके भी जिंदा नहीं करती, मतलब आप इमेजिन करो। इट मीन्स ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस होने की वजह से आप क्या करोगे, वर्क करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सी बिहेव्स मी, वो मेरे से ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि मानो वो मेरा मास्टर हो, जैसे कि मानो वो मेरा मास्टर हो। इट मीन्स अगर वो आपका मास्टर होता, अगर वो आपका मास्टर होती, सॉरी, ठीक है, सी है, अगर वो आपकी मास्टर, आपका मास्टर अगर होती तो क्या आप ये कहते कि वो मेरे से ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो मानो मेरा मास्टर है। आप ये नहीं कहते। वो तो मास्टर होता तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट मीन्स ये जो सी है, क्या आपका मास्टर है, मास्टर नहीं है, तभी तो आप ये चीजें कह रहे हो। और जब ये कह रहे हो तो क्या आप इसमें भी तो इमेजिन की बात करो, हाइपोथेटिकल की बात करो। हाइपोथेटिकल होने की वजह से आप क्या करोगे, वर्क करोगे। बताओ यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। यहां तक आप लिखें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एक बार पढ़ करके, ताकि हम इससे आगे फिर बढ़ सकें। शिवम दुबे कह रहे हो भाई आपकी बुकलेट से कब बनाना है। बिल्कुल, बुकलेट से अब आप बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अब आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, आप बनाना स्टार्ट कर दें बुकलेट से। ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। और आगे जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत के 2-3 क्लास के अंदर ही मैंने आपको एक प्रोनाउन पढ़ा था, डेट इज मैनी। ठीक है। मैनी के बारे में मैंने बताया था कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लेकिन उसके लिए एक और, जैसे प्लूरल काउंटेबल के लिए मैनी आता है, वैसे ही सेम मीनिंग देने वाला एक शब्द होता है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, डेट इज मच। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मच के बारे में। वो हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, तो वो पढ़ने हम जा रहे हैं मच के बारे में। और मच के बारे में, और मच के बारे में, मच के बारे में क्या पढ़ना है कि सबसे पहली बात इसका जो फर्स्ट है कि इट इज यूज्ड विथ यूशियन। ये किनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, सबसे पहले चीज ये। जब इसकी दूसरी बात करते हैं तो इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है। आपको क्या बताएगा, अभी तक 2 पॉइंट बताए गए कि ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये प्रयोग किए जाते हैं यूशियन के लिए। फिर दूसरी चीज आपको क्या बताई गई, दूसरी चीज ये बताई गई कि इसके साथ हम SHV का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरी चीज इसकी क्या है कि अगर सेंटेंस में मच आया हुआ हो और मच के बाद एक यूशियन लिखा हुआ हो, फिर भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर भी हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फिर इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस में मच आया हुआ हो और मच के बाद एक प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ हो, उसके बाद अगर आपने यूशियन मेंशन किए हैं, उसके बावजूद भी आपको हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आप मुझे ये बता सकते हो फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में क्या आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करें कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है।
फोर्थ वाले बताया मुझे कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है, कौन से बुक से बनाना है सर जी, कमेंट से। भाई बुक आपको यहां से एक बुकलेट प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है, उसी से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल मच है, सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है वजह क्या है, वजह मैं आपको पहले करा चुका हूं, और वजह इसकी क्या है, वजह यही है कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। इट मीन्स यहाँ ये जो यूशियन लिखा हुआ है ऑफ के बाद ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन बन रहा है, सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बन रहा है, दैट इज मच। और मच अगर सब्जेक्ट बनता है तो मच अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे ये ले रहा था। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन तो लिखते हैं कि मच मनी इज और आर much money is or are spent on this project ठीक है। ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स देखे, ये 4 आप देखें और देख करके मुझे बताएं आप, ठीक है, बोल दीजिए सर ठीक है, ठीक है। तो आप देखें कि मच के बारे में मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई। क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट आपको है कि मच हमेशा ही किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो ये यूशियन के साथ किया जाता है, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि कि इसका प्रयोग हम यूशियन के साथ करते हैं। सेकंड क्या है कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि मच के बाद अगर यूशियन भी आए तो मच के साथ तो यूशियन आएगा क्योंकि ये यूशियन के लिए ही आता है। मच के बाद अगर यूशियन आए तो भी आपको क्या करना है, एस भी लगाना है। मच के बाद अगर ऑफ आए और ऑफ के बाद एक यूशियन आए, फिर आपको क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो सब्जेक्ट कौन बने, यहाँ पे मच बन रहा है, ये यूशियन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यूशियन से पहले एक प्रीपोजिशन आया दैट इज ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कौन से केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। इट मीन्स यहाँ पे यूशियन जो लिखा हुआ है, ये यूशियन जो लिखा हुआ है, यूशियन क्या है, ये यूशियन है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन बन रहा है, मच, और मच जब भी बनेगा वो क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे आंसर बताएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का क्या आएगा। आई नॉट रीड एसएसके इंस्टीट्यूट सर जी, चलो कोई नहीं भाई, आप देखो समझ में तो आती है ना सारी चीजें।
चलिए देखते हैं अब क्या आंसर हमारा कौन सा सही है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, लिखा हो कि मच मनी इज और आर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मच मनी, पहली बात तो आपको मच का जो प्रयोग करना है वो अनकाउंटेबल के साथ करना है। आप देख पाओगे कि ये मनी जो लिखा हुआ है ये यूशियन है, मीन्स ये अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तभी आप इस मच को वैलिडेट करोगे या तभी ये सही है, अन्यथा अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल ना है, काउंटेबल नाउन है, तो फिर आपको इस मच को बदलना होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो आया है मनी, मनी यूशियन है, यूशियन की वजह से आपने मच इस्तेमाल किया, कोई गलती नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है कि हम कैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा ही क्या लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। जब दूसरे की बात करें, मच ऑफ द फर्नीचर, आपको पता है कि यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा, ये फर्नीचर क्या होता है, यूशियन ही होता है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट हमारा फर्नीचर नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, मच। और मच जब सब्जेक्ट बन रहा है तो मच हमेशा ही क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है कि मच बॉयज इज, और चलो अब थर्ड का मुझे बता दो कि थर्ड का क्या है, थर्ड का क्या आंसर आएगा, बताएं जल्दी से, थर्ड का क्या आएगा। सर जी बॉयज नहीं होगा, क्या होगा भाई, राजू पटेल, राजू पटेल दो दो बार नाम लिख रखे हो हैं, बताओ आप ही बताओ राजू पटेल के क्या होगा, मच बॉयज, बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पे, मैं बॉय कर दूं सही हो जाएगा या कुछ और। पार्टिसिपेट करें, आंसर देते रहें। इज, सर बॉय होगा। आप मुझे ये बता सकते हो ये जो बॉय लिखा हुआ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। सबसे पहली बात तो आपने अगर मच लगाया है तो मच अपने साथ अनकाउंटेबल लेता है, बॉय जो लिखा हुआ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बॉय जो लिखा हुआ है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। आप कहोगे काउंटेबल है, और काउंटेबल में भी ये पीसीएन है ना, और पीसीएन के लिए आपको पता है कि हम मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको पीसीएन के लिए पहले बताया गया है कि मच का इस्तेमाल नहीं करते, आपको किसका इस्तेमाल करना होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैनी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैनी होगा तो इस मच को आप हटा करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैनी बॉयज इज और आर, मैनी बॉयज इज और आर, मैनी बॉयज आर, ठीक है, आपको बताया जा चुका है, मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है कि मच इंफॉर्मेशन, आपको पता है जब मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये यूशियन है, तो यूशियन होने की वजह से आप इसके साथ मच का इस्तेमाल बिल्कुल सही मानोगे। यहाँ मच जो आया है मच बिल्कुल ही सही है। फिर आगे बात आती है कि आप वज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसे वाज नहीं पढ़ते, इस वॉज, ठीक है, इट्स वॉ, ठीक है, इट्स वर, ठीक है। तो वॉज या वर आएगा, कौन आएगा, तो आपको पता है कि मच के बाद यूशियन आए तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैं मानूं यहां तक क्लियर है, अगर है तो कमेंट में यस करें आप जल्दी से, और वीडियोस को शेयर करो भाई दोस्तों के बीच। निखिल प्लीज रिपीट 3, अच्छा 3 नंबर को फिर से रिपीट करना है भाई। आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉय है काउंटेबल नाउन है, और जो कि मैंने बॉयज लिखा है इट मीन्स ये पीसीएन है। और आपको मैंने पहले की क्लास अगर आप लिए हुए हो तो मैंने वहां बताया था कि आप मैनी का इस्तेमाल पीसीएन के साथ करते हैं, ठीक है, मैनी का इस्तेमाल आप पीसीएन के साथ करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मच गलत होगा, क्योंकि मच यूशियन के लिए आता है जबकि यहाँ पे पीसीएन लिखा हुआ है। इसी वजह से आपको यहाँ पे मच को काट करके आपको मैनी करना पड़ा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे मूव कर पाऊं। नाउ आई गेट इट, ओके। ध्यान से देखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, और जो भी अगर नए जुड़ते हो तो पीछे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएंगे श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, वहां आप जा करके देखेंगे प्लेलिस्ट में एक बना हुआ होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जितने भी इसके प्रीवियस वीडियोस हैं, जितने भी यहाँ से प्रीवियस वीडियो, आज शायद ये 7th पार्ट है, हाँ 7th पार्ट है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th
आप देख लें और देखने के बाद आप यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप पहले से पढ़ भी रखे होंगे ना तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस को देख के आओ। चलो अब देखो आगे हम देखते हैं। जो एक बच्चे का किसी का डाउट भी था, मुझे नाम नहीं याद है, वो पूछ रहा था कि सर पीपल के साथ है जाएगा या हैव आएगा। तो अब हम वहाँ पहुँचते हैं। कहता है कि 4 पीस। ठीक है, ये 4 पीस लिखने का क्या मतलब है मैं इस पर आऊँगा अभी। ठीक है, 3 सीज। ठीक है, GFVSY अगर ऐसा आता है सेंटेंस में तो आप इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। ठीक है, अब बात आएगी कि सर ये जो शॉर्ट फॉर्म आपने एब्रिविएशन लिखे 4 पीस 3 सीज GFVSY इसका क्या मतलब है, तो मैं इस पे आता हूं और आप समझे इस चीज को कि 4 पीस लिखने का क्या मतलब है। 4 पीस लिखने का क्या मतलब है कि ऐसे 4 शब्द हैं जो कि स्टार्टिंग पीस से होती है और उन्हें हम प्लूरल मानते हैं। वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं। ओके, आई वॉज दैट स्टूडेंट। ओके, निखिल पाठक, प्रतीक। ओके, तो देखो ये कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री। ठीक है, ये पेज से 4 पेज लिखने का क्या मतलब है आप समझ पाए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है आपके सामने लिखा गया, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, पीपल। ठीक है, ये 4 पेज लिखने का मतलब है 4 ऐसे शब्द हैं जिनकी स्टार्टिंग पी से होती है और उन्हें कंसीडर किए जाते हैं पीशियन। ठीक है, फिर 3 सीज लिखने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनकी स्टार्टिंग सी से हो रही होगी। ठीक है, 3 सीज लिखने का क्या मतलब है। 3 सीज लिखने का मतलब यही है कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे कलर्जी, ठीक है, कैटल, कलर्जी, कैटल, कैवलरी। ठीक है, ये भी अपने साथ क्या लेंगे, ये भी अपने साथ क्या लेंगे, ये भी अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फिर जी फॉर क्या लिखा हुआ है, जी फॉर जेंट्री। ठीक है, जी फॉर जेंट्री। एफ फॉर फॉग। इसे लिखते हैं हमें एल के साथ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, फोक। ठीक है, इट्स फोक। फोल का मत पढ़ना इसे, इससे हम पढ़ते हैं फोक। ठीक है, एल साइलेंट होता है, फोक। ठीक है, आप फोक डांस भी सीखते हो। ठीक है, इसका मतलब पीपल ही होता है, फोक का मतलब कुछ और मतलब नहीं है, इसका मतलब पीपल ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारा वी। वी फॉर क्या होता है, वॉमिन, वॉमिन। ठीक है, नेक्स्ट है एस। एस फॉर क्या होता है, स्टाफ। एस फॉर क्या है, स्टाफ। और वाई, वाई फॉर क्या है, यूथ। ठीक है, वाई फॉर क्या है, यूथ। समझ पाए इस चीज को आप। मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको मैंने बताई 4 पेज। 4 पेज कहने का क्या मतलब है, 4 पेज कहने का मतलब है पीपल है, पब्लिक है, पुलिस है, पीजेंट्री है। ठीक है, आपको अगर मतलब नहीं आता हो तो पीपल का मतलब पता है, पब्लिक का, पुलिस का। पीजेंट्री होता है कृषक वर्ग, जो लोग खेती करते हैं, जिनके संबंध कृषि से है, वैसे लोगों को आप पीजेंट्री कहते हैं। ठीक है, कृषक वर्ग होता है। कलर्जी आप पादरियों को कहते हैं। ठीक है, कैटल जो मवेशी होते हैं, जिसे आप कहते हो लाइवलीहुड, क्या कहते हो, लाइव स्टॉक कहते हो। ठीक है, कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार सैनिक। देखते होंगे सैनिक कुछ ऐसे भी होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री होता है सभ्य लोगों को, जेंटल कहते हो ना, जेंटल मतलब होता है सीधा साधा सभ्य। ठीक है, तो सभ्य लोगों के जो ग्रुप होते हैं उन्हें आप जेंट्री कहते हो। फोक बता ही दिया कि पीपल को ही कहते हो। अब वर्मिन क्या होता है, वर्मिन क्या होता है, एक मिनट, वर्मिन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया भाई, वर्मिन की स्पेलिंग गलत लिख दिया था। वर्मिन में ये आता है, इट्स ए, ठीक है, वर्मिन। वर्मिन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होता है कहने का मतलब कि कीट पतंग। ठीक है, उनके जो ग्रुप होते हैं, उनके ग्रुप को आप क्या कहते हैं, वर्मिन। स्टाफ आपको पता है, यूथ पता है। ठीक है, अब मैं अगर और 2 शब्द लिखूं,
अगर मैं दो शब्द और लिखूं, पहला पुलिस, क्योंकि इसे हम सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे 5 पेज बनाना चाहते हो, एक और लिखाऊंगा मैं वर्ड यहाँ पे, आप 5 पेज भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला पुलिस। ठीक है, अगर पुलिस की बात आप पर्सनल कहने का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। अगर ये कर्मचारी के सेंस में आए तो आप इसके साथ हमेशा ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल से अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने क्या बताया कि अगर पुलिस का इस्तेमाल एज ए पर्सनल करते हैं तो आपने इसके साथ क्या लगाना है? आपको इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और जब इसकी बात एक इस तरीके से आए कि पहले पुलिस दे दे और पुलिस के बाद एक नाउन लिखा हुआ हो, पुलिस के बाद एक नाउन लिखा हुआ हो और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, इसके बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये नाउन डिसाइड करेगा, ये नाउन डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर हुआ, अगर ये नाउन सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो यहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा एक और है, दैट इज P4 ही इसका भी नाम है, वो कौन सा है? पोल्ट्री। गांव में आपने सुना होगा या फिर आप कहीं भी शहर में भी रहते होंगे तो आप कहते हो पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री फार्म का नाम आपने सुना होगा। तो पोल्ट्री का भी दो मतलब निकलता है। फर्स्ट इसका मतलब ये है, पोल्ट्री का फर्स्ट मतलब है कि अगर ये फूड के लिए आया हुआ, अगर ये खाने के लिए आया हुआ हो तो खाने के सेंस में आप ये कहते हो कि ये एसएच भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो? चिकन हो, गोज हो। ठीक है, आप जब इसका मतलब पालने के सेंस में, जब खेती के सेंस में इस्तेमाल करते हो तो चिकन हो, गोज हो, चिकन हो, गोज हो। ठीक है, तो चिकन, गोज, गेज के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप मुझे बताएं, जो मैंने यहाँ तक चीज़ें बताई क्या सबको समझ में आ गया है? मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं। मैंने जो जो चीज़ें बताई, मैंने क्या बताया? 4 पेज 3 से GFVSY। ठीक है, ये अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे तो हमें इसके साथ जो लगाना है वो क्या लगाना है? हमें जो लगाना है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आपको बताएगा कि 4 P's का मतलब क्या है? पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री। ठीक है, फिर आपको 3 C's का मतलब बताएगा कि 3 C का मतलब क्या है? कि मुर्गी पालाना। हाँ बिल्कुल, सुधीर कुमार सही कह रहे हो तुम्हें। तो 3 C's का मतलब है कलर्जी, कैटल, कावलरी। ठीक है, फिर G का मतलब है जेंट्री, F का मतलब इसे फोल्क नहीं पढ़ते, इसे हम फोक पढ़ते हैं, फोक। ठीक है, नेक्स्ट है वॉमिन। ठीक है, स्टाफ, यूथ। फिर पुलिस की बात मैंने ये कही कि जब ये कर्मचारी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जैसे आप कहते हो कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तब इसे आप कर्मचारी की तरह दिखाते, पर्सनल की तरह दिखाते। जब पर्सनल की बात होती है तो आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब पुलिस लिखा हुआ हो और पुलिस के बाद एक नाउन लिखा हुआ हो, एक ही नाउन वो आएगा, अभी देखते हैं। ठीक है, वो अगर एक नाउन आया हुआ हो और नाउन के बाद अगर आपको लगाना हो तो ये नाउन डिसाइड करेगा कि ये नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो आप यहाँ पे SH भी लगाओगे, अगर ये सिंगुलर हुआ तो आप यहाँ पे SH भी लगाओगे, अगर ये नाउन प्लूरल हुआ, अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो आप यहाँ पे PH भी लगाओगे। ठीक है, फिर आपको क्या बताया गया? पोल्ट्री। पोल्ट्री का जब सेंस खाने का सेंस होगा, ठीक है, खाने का सेंस होगा तो आप इसके साथ सिंगुलर मानते हो और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात चिकन, कुछ पालने वालने या खेती होती के सेंस में होगी तब आप इसको क्या करोगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो मैं एक बार इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ आगे। और आप इसे पढ़ करके आंसर करते चले साथ साथ।
आप लोग साथ के साथ ऐसे आंसर करते चले। और किससे दे दूं? ठीक है, ये 8 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, ये 8 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप इसे जरा देखें जल्दी से, आप 2 मिनट इस एग्जाम्पल्स को देखें और जल्दी से सॉल्व करें। और जल्दी जल्दी से कमेंट में करते चलें। रंजीत रोशन, हेलो हेलो भाई, हाय हेलो। हाय की स्पेलिंग रोशन ने ये लिखी है भाई, हाय की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है। जल्दी से देखें, इसे सॉल्व करें आप। हो गया क्या? कमेंट किया किसी ने? श्रेया मैम, रचल मैम, अच्छा A to Z मैच कर याद करता हूँ भाई, डेली याद आती है उनकी, बहुत आती है, क्या बताऊँ, रात रात आंसू निकलते हैं मेरे। कृति मैम को भी, चलो उसे भी याद कर लेंगे, उनकी तो याद नहीं थी, भूल गया था मैं। सर जेंट्री मतलब, जेंट्री का मतलब होता है, जेंटल मतलब सभ्य होता है, जेंट्री का मतलब हो जाता है सभ्य लोग। चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहले आपको क्या बताया गया कि जब 4 पेज की बात होती है, क्या उसी का एक हिस्सा, क्या आप देख पा रहे हो ये पीपल, क्या उसमें आया था? अगर आप कह रहे हो पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स आप प्लूरल सेंस की बात कर रहे हो। जब ये पीपल प्लूरल होता है, प्लूरल होने की वजह से ये क्या लेगा अपने साथ? आर लेगा, ठीक है। तो पीपल ऑफ इंडिया इज और आर वेरी लेबोरियस, तो आपको क्या करना है? आर लगाना। पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट है कि द जेंट्री ऑफ जयपुर। आपको पता है कि यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट ये इंडिया नहीं बन रहा है। सब्जेक्ट इंडिया क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कौन से केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। इट मींस यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है? तो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है पीपल। अगर पीपल सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट अगर पीपल बन रहा है, तो पीपल की वजह से ही आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे, ठीक है, आर लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द जेंट्री ऑफ जयपुर। मैं यहाँ पे भी अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट ये जयपुर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसके पहले ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और प्रीपोजिशन होने की वजह से, प्रीपोजिशन होने की वजह से आप किसे सब्जेक्ट मानोगे? तो द जेंट्री को मानोगे। और द जेंट्री को अगर आप सब्जेक्ट मान रहे हो तो द जेंट्री प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। तो आप अभी देखोगे पिछले वाले स्लाइड में मैंने लिखाया है, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया कि जेंट्री क्या होता है? हमेशा ये प्लूरल माने जाते हैं, G4 जेंट्री, और ये प्लूरल माने जाते हैं। इसी वजह से आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल करेंगे। प्लूरल कौन है हमारा? आर। नेक्स्ट है कि द पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द थीफ। आपको बताया गया कि जब पुलिस एक पर्सनल की तरह काम करेगी वाक्य में, तो आप उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आपको उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, और प्लूरल की तरह ट्रीट करने की वजह से ही प्लूरल की
तरह ट्रीट करने की वजह से ही आप इसे प्लूरल मानोगे और प्लूरल के साथ आप हैव लगाओगे। नेक्स्ट है कि द पुलिसमैन, मैंने ये बताया कि जैसे आप देखते हो ये पुलिस लिखा हुआ है और पुलिस के बाद एक नाउन लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि पुलिस के बाद अगर नाउन आता है तो ये नाउन डिसाइड करता है, अगर ये सिंगुलर हुआ तो आगे आप सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये प्लूरल हुआ तो आगे आप प्लूरल लगाओगे। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो ये मैन लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से क्या आप इज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा हुआ 3 पुलिस। ठीक है, 3 मतलब एक से ज्यादा की अगर बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो इसमें आप कैसे सही करेंगे फिफ्थ आप कैसे सही करेंगे, फिफ्थ का जरा मुझे आंसर दें आप। विक्की कुमार आर, रंजीत रोशन आर, और भी कोई गलती है? 4 का इज, 5 का और। भाई सारे बस ऑक्सिलरी वर्ब में ही फंसे पड़े हो। देखो यहाँ पे एक और गलती क्या है, आप देखो यहाँ पे गलती ये है कि अगर यहाँ पे 3 किया मतलब आपने एक से ज्यादा की बात करें, और जब एक से ज्यादा की बात करें इट मीन्स ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो आपको इस मैन को भी तो चेंज करना होगा, और मैन को आपको चेंज करके क्या लिखना होगा, मेन। और जैसे ही आप देखें कि पुलिस के बाद मेन लिखा हुआ है इट मीन्स ये पिशियन लिखा हुआ है, और पिशियन होने की वजह से आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? एग्जैक्टली सही है आनंद कुमार, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सारे लोग सही हो। ठीक है, लेकिन ये पहले बताया करो, बताने के बाद बताने का क्या ही मतलब होता है। मैंने जैसे ही बताया वहां पे कमेंट में छापना स्टार्ट कर देते हो। बताओ, ये हमारा नेक्स्ट लिखा होगा, द पोल्ट्री यू ऑफर्ड मी यस्टरडे वाज और वर हाईली डिलीशियस। आप ये कहना चाह रहे हो, मैंने बताया कि जब पोल्ट्री का 2 मतलब निकलता है, अगर इसका सेंस, अगर पोल्ट्री का सेंस अगर आप कहना चाह रहे हो, अगर पोल्ट्री का सेंस आप ये कहना चाह रहे हो कि ये खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो आप इसे सिंगुलर मानते हो। आप इस सेंस में पोल्ट्री का मतलब, इस सेंटेंस में इस पोल्ट्री का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, इस पोल्ट्री का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, क्या निकल रहा है भाई, खाने का बात हो रहा है। ठीक है, जब खाने की बात हो रही है, जब खाने का सेंस दे रहा है, तो खाने के सेंस में आप इसे क्या कहते हो, सिंगुलर मानते हो। और जब इसे सिंगुलर मानते हो, यही तो कहना चाहो कि द पोल्ट्री यू ऑफर मी यस्टरडे, जो खाना आपने कल मुझे ऑफर किया था, जो खाना मुझे कल आपने ऑफर किया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, ये कहना चाह रहे हो आप। तो बहुत ही स्वादिष्ट था, तो खाने की जगह बात हो रही है तो आपने क्या लगाना है, वॉज लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो लिखा हुआ वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। तो आपको बताया गया कि वर्मिन जो होता है इसमें क्या एरर है, आप जरा एक बार कमेंट करें 7 और 8 का, जल्दी से 7 और 8 जल्दी से बना करके कमेंट करें आप। और ये सारी चीजें दोस्तों के बीच में आप शेयर करो। आई हैव ऑलरेडी रिटन मेन व्हेन यू वर राइटिंग क्वेश्चन। ओहो, चलो डू होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 में क्या होगा, द कैटल्स इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए देखें अब आप। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने ये चीज समझनी है कि जो वर्मिन लिखा हुआ है वर्मिन प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो अपने साथ ये प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, और प्लूरल वर्ब वे होते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप एस लगा दी हो डू के साथ, जो कि लिखना बिल्कुल ही गलत है। वर्मिन की वजह से वर्मिन को हमेशा इन प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स। नेक्स्ट है कि द कैटल्स इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको बताया गया कि कैटल ऑलरेडी पिशियन होता है, ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो क्या मैं इसे और प्लूरल बना सकता हूं इस लगा करके, क्या मैं और प्लूरल बना सकता हूं इस लगा करके? मैं कह रहा हूं कि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, मैं कहता हूं कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, क्या इसमें आप फिर से इस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, आपको फिर से इस लगाने की जरूरत नहीं है। जब अगर ये प्लूरल है ही ऑलरेडी तो फिर से हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से सबसे पहले गलत तो क्या है, इस। आप यहां से एस को हटाएंगे तो द कैटल, और कैटल अगर प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से ये अपने साथ क्या लेगा, आर लेगा। समझ पाए यहां तक चीजें? आप यहां तक चीजें समझ पाए हो? अब मुझे आप कमेंट में बताओ लिख करके यस नो,
अगर चीजें क्लियर हैं यस, और जहां डाउट है उस डाउट का आप नाम बताएं। शिवम दुबे नो, आप क्या नो कहना चाह रहे हो? नो सर, नो सर, नो सर, सॉरी, ओके, ये एस नहीं लगा सकते, इसका कमेंट है नो सर, ओके। यस सर, क्लियर क्लियर। 3 नंबर रिपीट, भाई 3 नंबर क्या है? द पुलिस, भाई ये पर्सनल की बात कर रहा है, एक कर्मचारी की बता रहा है कि पुलिस ने उसे थीफ को क्या किया है? अरेस्ट कर लिया है। तो पुलिस ने कर लिया, आप ये नहीं कह रहे हो कि एक पुलिस थे, 2 पुलिस थे, कितने पुलिसमैन थे, आप ये बस बताना चाह रहे हो कि वो जो है डिपार्टमेंट की बात करो। और जब डिपार्टमेंट की बात करते हैं पर्सनल की तरह जब बात करते हैं तो डिपार्टमेंट की वजह से ही आपने इसे क्या मानना है? प्लूरल मानना है, और प्लूरल की वजह से ही आपने वहां पे हैज लगाया। या शो ओके। तो अब आप हम लोग आज का सफर यहीं तक रखते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप फिर से इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बगल में बेल की घंटी होती है उसे दबाएं ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए ठीक है, आपको वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।